हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में क्या है, हम आईपीओ अलॉटमेंट का 7 सीक्रेट ट्रिक जानने वाले हैं जो कि मैं खुद यूज करता हूं। ठीक है, तो ये 7 ट्रिक को आपको एक एक करके हम सभी ट्रिक को बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। और ये 7 ट्रिक को अगर आप भी आजमाते हैं तो श्योर क्या है, यहाँ पर आपको भी सभी आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो ये क्या है 7 सीक्रेट ट्रिक और किस तरह से आपको आजमाना है, तो सभी ट्रिक को आपको एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ। तो बस आपको सभी ट्रिक को ध्यान से सुनना है और समझना है, और इसे यूज करते हैं तो आप सभी को क्या है अलॉटमेंट ईजिली मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में क्या है आगे आने वाले सभी आईपीओ के बारे में अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं, बाईबैक के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, शेयर होल्डर कोटा के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, तो ये सभी जानकारी आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए ये सभी बात को साइड में करते हैं और देखते हैं हम अपने आईपीओ अलॉटमेंट का 7 ट्रिक, वो कौन सा ट्रिक है जिसे आजमाकर आप सभी क्या है श्योर आप भी अलॉटमेंट ले सकते हैं। तो एक एक ट्रिक को आपको सभी ट्रिक को सुनना है, एक भी ट्रिक अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो चलिए हम पहला ट्रिक से अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला जो ट्रिक है वो है किस कोटा में हमें अप्लाई करना है, रिटेलर कोटा, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई कोटा से रिलेटेड हमारा पहला ट्रिक है। तो इसमें देखिए 3 तरह का कोटा होता है किसी भी मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। एक होता है रिटेलर कोटा, दूसरा होता है स्मॉल एचएनआई, तीसरा होता है बिग एचएनआई। तो यहाँ 3 कोटा में से किसी भी एक कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो इच्छा करे आपका किसी एक में भी अप्लाई करना है। तीनों में आप या 2 में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा गलती करते हैं तो आपका सभी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा और आपको किसी भी हाल में एक भी लॉट अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर तीनों कोटा में से किसी एक ही कोटा में आपको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। अगर बात कर ले रिटेलर कोटा का, तो रिटेलर कोटा में जो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप 14,000 से लेकर 2 लाख के नीचे तक का एप्लीकेशन लगाएंगे तो ऑलरेडी आप रिटेलर में आ जाएंगे। और जैसे ही 2 लाख से लेकर ऊपर का 2 लाख के ऊपर का आप लेकर एप्लीकेशन लगाते हैं, 2 लाख से ज़्यादा का एप्लीकेशन लगाते हैं और 10 लाख का नीचे का, तो आप क्या है यहाँ पे स्मॉल एचएनआई में आ जाएंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर आप जैसे ही 10 लाख से ज़्यादा का कितना भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो आप बिग एचएनआई में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप रिटेलर कोटा में अप्लाई करते हैं तो 14,000 से लेकर आप 2 लाख के नीचे तक का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और लॉट में बात करें तो 1 लॉट से लेकर आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। 1 भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 लॉट भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 लॉट भी अप्लाई कर सकते हैं, 13 लॉट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या होता है, सिर्फ एक ही लॉट अप्लाई करना है। अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो एक ही लॉट अप्लाई करना है। अगर आप 13 लॉट भी अप्लाई करेंगे तो भी जाकर आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा एक ही लॉट अलॉटमेंट मिलेगा। और अगर आप 1 लॉट भी अलॉटमेंट अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक ही लॉट अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उस केस में आपको क्या होता है, 1 लॉट जो एप्लीकेशन लगाए रहते हैं ना, उसका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है कंपेयर करें 13 लॉट वाले से। तो ठीक है, तो आपको 1 लॉट ही अप्लाई करना है। उसके बाद बात करें स्मॉल एचएनआई में, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लाख से ऊपर का जस्ट ऊपर का जो भी एप्लीकेशन मिल रहा है, 14 लॉट हो रहा है, बस वही अप्लाई करना है। आपको 5 लाख 6 लाख या 9 लाख का एप्लीकेशन नहीं लगाना है या 3 लाख का एप्लीकेशन नहीं लगाना है। जस्ट 2 लाख से थोड़ा सा ऊपर का जो मिनिमम कोटा है स्मॉल एचएनआई का, उस आईपीओ में, सभी आईपीओ का अलग होता है। किसी आईपीओ में होता है 2,01,000, किसी आईपीओ में होता है 2,08,000, किसी में होता है 2,14,000, 2,13,000। ठीक है, मतलब 2,15,000 के नीचे ही होगा। ठीक है, और 2 लाख से ऊपर होगा तो उसी कोटा में आपको अप्लाई करना है स्मॉल एचएनआई में। तो बस वही आपको टारगेट करना है कि 2 लाख से ऊपर का एप्लीकेशन लगाना है और 2,15,000 से नीचे का एप्लीकेशन लगाना है। वहीं अगर हम बिग एचएनआई का बात करें तो बिग एचएनआई में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी आपको मिनिमम क्या करना है, 10 लाख से ऊपर का एप्लीकेशन लगाना है और 10,15,000 के नीचे का एप्लीकेशन लगाना है। क्लियर हो चुका है? तो ये चीज़ है आपका क्लियर। और मेनली आपको हम बता चुके हैं कि अप्लाई करना है तो तीनों में से कोई एक ही कोटा को आपको लेना है। या तो आप क्या करें,
रिटेलर में अप्लाई करें, स्मॉल एच9 में करें या बिग एच9 में करें। अगर जिनके पास पैसा अच्छा रहता है तो आप क्या करें, बिग एच9 में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलॉटमेंट का चांस काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर जो है आपको 10 लाख से ज़्यादा और 10,15,000 से कम का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक है। उसके बाद चलिए दूसरा ट्रिक पे हम अपने चलते हैं। तो दूसरा ट्रिक है हमारा दोस्तों वन पेन वन एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको एक पेन कार्ड से सिर्फ एक ही बीड करना है, एक ही बार अप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ही नाम से, मेरा अपने नाम से, मेरा नाम हो गया अगर अमित। ठीक है, तो अमित नाम से मेरे पास ग्रो में भी अकाउंट है, अप स्टॉक में भी अकाउंट है, एंजल वन में भी अकाउंट है। तो क्या मैं सभी अकाउंट से अप्लाई कर दूंगा एक एक लॉट तो मुझे अलॉटमेंट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा अगर आप करते हैं तो सभी एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एक भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट चांस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके एक ही नाम से 4 या 5 अकाउंट डीमेट अकाउंट है तो आपको क्या करना है, कहीं एक जगह से, आप चाहे तो ग्रो से कर दीजिए, आप चाहे तो अप स्टॉक से कर दीजिए, आप चाहे तो जीरोधा से कर दीजिए, एक ही जगह से, कहीं एक ही जगह से आपको अप्लाई करना है। सभी जगह से आप अप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक पेन कार्ड से आपको एक ही अप्लाई करना है। और साथ में बात करें यहाँ पर एक और ट्रिक है जो आप पेमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अमित हुआ। ठीक है, सारी चीज़ को समझते चलेंगे और भी काफ़ी सारा ट्रिक है, वीडियो लंबा हो रहा है तो होने दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अमित है। ठीक है, तो मेरे नाम से ग्रो में अकाउंट है, अप स्टॉक में, जीरोधा में, तो मैं कहीं एक जगह से अप्लाई करूंगा। तो जैसे मान लीजिए मैं अप स्टॉक से अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो अप स्टॉक से हम अप्लाई करेंगे तो मेरे नाम से ही मेरे पेन कार्ड जो है, अमित नाम का जो पेन कार्ड मेरा है, जिस पेन कार्ड से मैं अप स्टॉक में अकाउंट खोला हूं, वही पेन कार्ड से जो मैं बैंक अकाउंट चलाता हूँगा, वहीं से मैं पेमेंट भी इस आईपीओ का करना है, पेमेंट भी वहीं से करना है, वही यूपीआई डालना है और वहीं से पेमेंट करना है। अगर हम इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वही पेन कार्ड से जुड़ा हुआ इंटरनेट बैंकिंग से हमें पेमेंट करना है। खैर इसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे कि हमें इंटरनेट बैंकिंग यूज करना है या यूपीआई यूज करना है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, जिस नाम से हमारा, जिस पेन कार्ड से हमारा अप स्टॉक, पेन कार्ड बोल रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एक पेन कार्ड से ही आपका ग्रो में ही अकाउंट होगा, जीरोधा में भी होगा, अप स्टॉक में भी होगा, एंजल वन में भी होगा, किसी किसी का सभी में होगा, बट पेन कार्ड सभी में एक ही है। तो आपको क्या ध्यान देना है, एक ही बार एप्लीकेशन लगाना, कहीं एक जगह से एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और साथ में जो आपको पेमेंट करना है तो वही पेन कार्ड से खुला हुआ बैंक अकाउंट जो होगा, वही बैंक अकाउंट, वही यूपीआई से पेमेंट करना है। क्लियर हो चुका है आप सभी को? जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। जैसे कि मेरा नाम हो गया अमित। ठीक है, अमित मेरा नाम हो गया और मैं अपने मेरा ब्रदर का नाम हो गया, जैसे मान लीजिए राम नाम हो गया। ठीक है, एग्जांपल ले लिए। तो हम क्या किए, यहाँ से अपने भाई के नाम से अप स्टॉक से यूपीआई पे रिक्वेस्ट भेज दिए और अपने यूपीआई दे दिए, अपना यूपीआई दे दिए। ठीक है, और हम अपने यूपीआई से पेमेंट कर दिए। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो बिल्कुल वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और हमें अलॉटमेंट 100% है कि नहीं मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है मिलने का। पहले मिल जाता था लेकिन अब नया रूल आ चुका है, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मैं बता रहा हूँ ये चीज़ को आपको गांठ बांध लेना है। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा अलॉटमेंट लेने का, तो जैसे मान लीजिए मेरे भाई का राम नाम है, तो राम नाम से जो भी हम डीमेट अकाउंट खोले हैं तो उसमें जो पेन कार्ड दिए हैं ना, उसी पेन कार्ड से जो उसका बैंक अकाउंट खुला होगा, उसी बैंक अकाउंट से हम पेमेंट भी करेंगे। तो दोनों ट्रिक आपको क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं हम अपना तीसरा ट्रिक पे। वीडियो अगर कहीं पे आपको दिक्कत आ रहा है, कोई सवाल और रह जा रहा है तो नीचे कमेंट में करेंगे, वहाँ पे आपका हम रिप्लाई कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब तीसरा हमारा जो ट्रिक है दोस्तों, मल्टीपल बीड करना है, हमें मल्टीपल अप्लाई करना है। तो देखिए एक नाम से तो हम एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल अप्लाई हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक अपने नाम से डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, एक अपने ब्रदर के नाम से खोल लीजिए, एक अगर पॉसिबल है तो आप अपने फादर के नाम से खोल लीजिए, हो सके तो एक जिनका मैरिज हो चुका है अपनी वाइफ के नाम से खोल ले, है ना। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं और सभी नाम से आप क्या करेंगे, एक एक लॉट अप्लाई करना है। और ये सभी से जो आप अप्लाई करेंगे
मान लीजिए सभी से जो आप अप्लाई करेंगे सभी का पेमेंट करने के लिए भी उसी के बैंक अकाउंट से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पहले पैसा आपको उसको भेजना पड़ेगा और उसी के यूपीआई से, उसी पैन कार्ड से जो उसका बैंक अकाउंट खोला होगा उसी में से किसी भी बैंक अकाउंट से आप कर सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड सेम पैन कार्ड से खुला हुआ ओपन हुआ बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो उससे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और ये मल्टीपल डीमेट अकाउंट खोलने के लिए क्या है, सबसे बेस्ट जो आईपीओ के लिए अकाउंट है ना दोस्तों, अप स्टॉक है। और मेनली यहाँ से जो अलॉटमेंट भी मिलता है काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो मेरा भी अप स्टॉक में अकाउंट है और अप स्टॉक का लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स से लिंक से या डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको अप स्टॉक में सभी नाम से, अलग अलग नाम से अकाउंट ओपन करना है। और हमारे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं अप स्टॉक में तो लाइफ टाइम आपको एएमसी चार्ज फ्री रहेगा, कभी भी कोई एएमसी चार्ज नहीं लगेगा और साथ में लाइफ टाइम आईपीओ फ्री रहेगा, ठीक है। तो आईपीओ पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो हमारे लिंक से क्या है, आप यहाँ पर अप स्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पे आपको हमारे तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा। साथ में किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या है, डिस्प्ले पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, चलिए यहाँ पे नोट डाउन भी कर देते हैं। तो देखिए किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हम हेल्प कर देंगे और डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा के देंगे, एक्टिव करवा देंगे, 1 दिन में एक्टिव करवा देंगे, ठीक है। और साथ में लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, तो कोई भी तरह का दिक्कत हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे ट्रिक पे। अभी आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक आने वाला है। वीडियो लंबा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन एक ही वीडियो में सारा चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है, अलग अलग नाम से आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है जहाँ तक हो सके, और सभी नाम से एक एक लॉट अप्लाई करना है या फिर एक एक एप्लीकेशन अप्लाई करना है। उसके बाद हम चलते हैं अगला ट्रिक पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा और बात कर ले तीसरे ट्रिक पे, तो जैसे मान लीजिए आप एक नाम से, खुद के नाम से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका अलॉटमेंट चांस कम है, लेकिन आप क्या करेंगे, अपने ब्रदर के नाम पे, अपने फादर के नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4 में से आपको एक तो जरूर क्या है अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है, एक जरूर अलॉटमेंट मिल जाएगा। कभी कभी 2 भी अलॉटमेंट मिल जाएगा, कभी 3 भी अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा अलॉटमेंट मिल जाए हमें उतना ज़्यादा अच्छी बात है। और एक भी मिलता है तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर नाम से अप्लाई करेंगे तो एक तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने चौथी ट्रिक पे। तो चौथा ट्रिक है दोस्तों, यूज आसवा एंड यूपीआई। हमें क्या है, आसवा से अप्लाई करना है, नेट बैंकिंग से यूज करना है या यूपीआई से। तो देखिए सबसे बेहतरीन अलॉटमेंट का जो चांस होता है वो आसवा होता है, ठीक है। तो मेनली अगर जितने भी, जैसे मान लीजिए हम 4 डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, अपने नाम से कर लिए, अपने ब्रदर के नाम से, अपने फादर के नाम से और अपनी वाइफ के नाम से, ठीक है। वैसे मेरा मैरिज नहीं हुआ है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों का, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरे नाम का इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपने नाम से इंटरनेट बैंकिंग से यूज करूँगा, मेरे ब्रदर के नाम पे इंटरनेट बैंकिंग है तो उसका भी इंटरनेट बैंकिंग से ही अप्लाई करूँगा, ठीक है। और तीसरा, अगर मान लीजिए मेरे पिताजी के नाम पे इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, तो उसके द्वारा यूपीआई से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। मेनली जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा हमें इंटरनेट बैंकिंग से यूज करना है। क्या होता है, कभी कभी यूपीआई से अप्लाई करने पे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट नहीं जाता, फिर दोबारा ट्राई करते हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं, तो 2 बार जैसे ही आपका एप्लीकेशन चला जाएगा ना दोस्तों, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग से अगर आप अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, बैंक, जिस बैंक का है आपका उस बैंक के वेबसाइट पे जाएंगे और डायरेक्ट वहाँ पे अपना अप स्टॉक का डीपीआईडी डाल देंगे और अप्लाई कर देंगे। उसमें किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजना पड़ता। यूपीआई से करेंगे तो आपको पहले रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा और उसके बाद इंतज़ार करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट आपके फ़ोन पे कब आ रहा है। कभी क्या है 5 मिनट में आ जाता है, कभी 2 घंटा लगा देता है और कभी कभी पूरा दिन लगा देता है और रिक्वेस्ट आता ही नहीं है। तो मेनली आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूज करना है, जितना हो सके, जिस का एक्टिव हो सके आप इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करवा लीजिए, ठीक है।
और जहाँ नहीं हो सके, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जिनका इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता है, वहाँ पर आप यूपीआई से अप्लाई कर सकते हैं। यूपीआई से भी अलॉटमेंट मिलता है, इंटरनेट बैंकिंग से भी अलॉटमेंट मिलता है, लेकिन मेनली हमारा फोकस होना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग से अप्लाई करने का। मेरा लगभग मैं 5-6 एप्लीकेशन लगाता हूँ, जिसमें से 4 एप्लीकेशन इंटरनेट बैंकिंग से लगाता हूँ, 2 यूपीआई से लगाता हूँ, और ज़्यादातर मुझे जो अलॉटमेंट मिलता है इंटरनेट बैंकिंग से मिलता है, ठीक है। तो ये रहा ट्रिक। उसके बाद चलते हैं अपने 5वां ट्रिक पे। तो हमारा 5वां ट्रिक है दोस्तों, ऑलवेज बीट कट ऑफ प्राइस, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, कोई भी आईपीओ आता है तो उसमें क्या होता है, 2 प्राइज लिखा रहता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी आईपीओ में लिखा रहेगा 100 रुपया से लेकर कट ऑफ प्राइज 110 रुपये का रखा गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जब अप्लाई करेंगे ना, तो आपको क्या है, 100 रुपया पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। हायर प्राइस जो है 110 उसी पे अप्लाई करना है। और अगर आप क्या है यूपीआई द्वारा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक कट ऑफ प्राइस का बॉक्स रहता है, उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इंटरनेट बैंकिंग भी आप यूज करते हैं तो उसमें भी एक बॉक्स रहता है, तो कट ऑफ प्राइस पे आपको सिलेक्ट कर देना है। बस आपको हायर प्राइस सिलेक्ट हो जाएगा अगर आप रिटेलर में अप्लाई करते हैं। वहीं अगर आप स्मॉल एच9 में या बिग एच9 में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे मैनुअली आपको डालना पड़ेगा 110। मतलब सभी आईपीओ का अलग अलग होता है, लेकिन वहाँ पे जो भी डिफरेंट रहता है मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे किसी आईपीओ में होगा 1000 से लेकर, ठीक है, उसका प्राइस बैंड रखा गया है 1000 से लेकर 1050 रुपया, ठीक है, 1050 रुपया। तो मेनली आपको 1000 पे अप्लाई नहीं करके 1050 पे ही अप्लाई करना है। अगर आप 1000 पे जैसे ही अप्लाई कर देते हैं तो 100% अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो 1050 कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करना है, हायर प्राइस सेलेक्ट करना है। और सभी आईपीओ का कट ऑफ प्राइस अलग अलग होता है, और जब वो आईपीओ आता है तो इस चैनल पे हम बता देते हैं कि किस प्राइस पे आपको अप्लाई करना है। तो सभी वीडियो में अपडेट मिलता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मेनली यहाँ पे हम जान चुके हैं हायर प्राइस पे आपको अप्लाई करना है, अलॉटमेंट लेना है। तो जैसे ही आप नीचे वाले प्राइस पे अगर अप्लाई करते हैं तो 100% है, किसी भी हाल में आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। वहीं बात करें छठा ट्रिक का, तो यहाँ पे हमारे पास छठा जो 6 नंबर का ट्रिक है, वो ट्रिक है हमारे पास कि शेयर होल्डर कोटा। शेयर होल्डर कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं, और इससे क्या है, आपको 100% अलॉटमेंट लगभग मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे आईपीओ, सभी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा नहीं होता है। कुछ ऐसे आईपीओ होता है, जैसे कि एसबीआई कार्ड का आईपीओ जब आया था तो वहाँ पे क्या था, शेयर होल्डर कोटा था, जिसके पास उस एसबीआई कार्ड का पेरेंट कंपनी यानी कि एसबीआई का एक भी शेयर होगा तो वहाँ पर वो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर पाएगा, और तीनों कोटा में भी तीनों में से कोई एक में अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। यहीं पे अभी एक आईपीओ आने वाला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उसमें भी शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। तो अगर उसका एक भी शेयर आप खरीद के रख लिए होंगे तो आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी सारे आईपीओ में जिस तरह से अप्लाई करते थे उस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी, शेयर होल्डर कोटा किस आईपीओ में रहता है उसके बारे में भी हम लोग बता देते हैं चैनल पे, और अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बाकी आईपीओ में आपको हम क्या बताए, यहाँ पर देखिए आपको हम पहले क्या बताए थे कि आप यहाँ पर तीनों कोटा में से किसी एक ही कोटा में अप्लाई करेंगे और एक नाम से एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन जिस आईपीओ में, ठीक है, शेयर होल्डर कोटा होता है वहाँ पे आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक तो इसमें से किसी एक में आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, किसी एक में अप्लाई कर दीजिए जैसे सभी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, और एक ही नाम से, उसी नाम से आप अलग शेयर होल्डर कोटा में भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर कोटा में। जैसे मान लीजिए कि अभी एग्जांपल दे रहे हैं, टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था, ठीक है। तो उसमें क्या हम किए थे, एक हम रिटेलर कोटा में अप्लाई कर दिए थे खुद अमित नाम से ही, ठीक है, मेरे नाम से, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे मेरा नाम अमित नहीं है, ठीक है। तो अमित नाम से रिटेलर कोटा में भी अप्लाई कर दिए, और इसी नाम से हम शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर दिए, और दोनों अप स्टॉक से ही अप्लाई कर दिए। यानी कि हम अभी क्या बताए थे, एक डीमेट अकाउंट से एक ही लगा सकते हैं, लेकिन जिस आईपीओ में अगर शेयर होल्डर कोटा है वहाँ पर आप एक नाम से 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक आप रिटेलर में अप्लाई कर दीजिए और एक आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर दीजिए, और दोनों में आपका अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक क्या कीजिए, यहाँ पे स्मॉल एच9 में अप्लाई कर दीजिए या बिग एच9 में अप्लाई कर दीजिए, किसी एक को फोकस कीजिए और एक शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली ये चीज़ है। और शेयर होल्डर कोटा जो होता है सभी आईपीओ में नहीं आता है, और जिस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होता है
उसके बारे में हम आप पहले बता देते, तो सिर्फ एक शेयर आपको उसके पेरेंट कंपनी का खरीद कर रखना पड़ता है, बाई करके रखना पड़ता है और फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक ही नाम से आप एक तो स्मॉल HNI में अप्लाई कर दीजिए, स्मॉल HNI, ठीक है, HNI, बिग HNI, ठीक है, और रिटेलर शॉर्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर किसी एक में आप अप्लाई कर दीजिए, किसी एक में, ठीक है। और दूसरा क्या है, शेयर होल्डर कोटा में भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने 7वां ट्रिक का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, टाइमिंग मिस्टेक, ठीक है, सबसे बड़ा ये पॉइंट है दोस्तों। टाइमिंग मिस्टेक अगर आप करते हैं तो किसी भी हाल में आपका अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो पहले तो आपको 6 ट्रिक को अच्छे से समझना है और उसको यूज करना है। और ये 7वां ट्रिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये अलॉटमेंट में काफ़ी ज़्यादा पार्ट निभाता है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए टाइमिंग मिस्टेक में कुछ लोग क्या करते हैं, प्री मार्केट में ही IPO को अप्लाई कर देते हैं। यानी कि IPO कल से ओपन होने वाला है, लेकिन कुछ लोग आज ही अप्लाई करने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से जो आपका अलॉटमेंट का चांस है सिर्फ 20% हो जाता है, 100 में से बहुत कम हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। प्री मार्केट में IPO को कभी अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद IPO में अप्लाई करने का 3 दिन रखा जाता है। तो वहाँ पे कुछ लोग है पहला दिन अप्लाई करते हैं, कुछ लोग दूसरा दिन और कुछ लोग तीसरा दिन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी दिन अप्लाई कीजिए, या तो आप पहले दिन अप्लाई कीजिए, दूसरे दिन कीजिए या तीसरे दिन कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी भी अच्छा IPO है और ज़्यादा अप्लीकेशन लगाना है, तो यहाँ पर आपको कोशिश क्या करना है दोस्तों, कि आपको ज़्यादातर एप्लीकेशन, जैसे एक दिन, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, कोई IPO हमारा यहाँ पर क्या है 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक ओपन रहेगा, ठीक है, 3 सितंबर तक ओपन रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मान लीजिए 4 या 5 एप्लीकेशन लगाना है, तो यहाँ पर एक ही दिन में सभी अप्लाई करने में हमें दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन दूसरा दिन अप्लाई कर देंगे और कुछ एप्लीकेशन तीसरा दिन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा डेट को लेकर। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर गेम है टाइमिंग को लेकर। तो जैसे कुछ लोग क्या है, मार्केट ऑफ रहता है उस टाइम में अप्लाई कर देता है, कुछ लोग क्या है मार्केट ओपन होता है अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग क्या है लास्ट दिन पे क्या करते हैं 4 बजे या 5 बजे जाकर अप्लाई करते हैं। तो ये सभी मिस्टेक है जिसके कारण से आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इम्पोर्टेंट टाइमिंग क्या है, या तो आप पहला दिन अप्लाई कीजिए, दूसरा दिन अप्लाई कीजिए या तीसरा दिन, किसी भी दिन अप्लाई कीजिए। लेकिन टाइमिंग का जो आपको ख्याल रखना होगा वो ख्याल रखना पड़ेगा। आपको जो अप्लाई करना है 10 AM, ठीक है, 10 AM के बाद ही कोई IPO में अप्लाई करना है और 2 PM से पहले एप्लीकेशन लगा देना, ठीक है। वैसे ये जो टाइम है 5 PM है, लेकिन हम जो आपको बोलेंगे वो बोलेंगे 2 PM, ठीक है, क्योंकि 2 PM से लगाएंगे पहले, तब अलॉटमेंट का चांस आपका बेहतरीन रहेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो पेमेंट है वो भी आपको 2 PM से पहले ही करना है, 3 बजे या 4 बजे नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी ट्रिक को अगर आप सही से सुने हैं, समझे हैं, आजमाते हैं, तो आपको भी क्या है अलॉटमेंट जो है 100% मिल जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले IPO की सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। बायबैक हो, शेयर होल्डर कोटा है, सभी के बारे में जानकारी मिलता रहेगा, ठीक है। साथ में कोई डाउट अभी भी आपके अंदर रह गया, नीचे कमेंट में कमेंट करें, वहाँ पर आपका हम हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो ये सभी 7 ट्रिक को आप अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, और अभी भी किसी तरह का समझ में दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देखें और समझे अच्छे से, और कोई डाउट है तो कमेंट में कमेंट करें। और दोस्तों आपको हम बता दें ये सभी का सभी जो ट्रिक है न्यू ट्रिक है। तो इससे पहले अगर आप कोई ट्रिक देखे हैं, समझे हैं, तो वो ट्रिक को आपको भूल जाना है, ये सभी ट्रिक को आजमाना है। आपका क्या है श्योर अलॉटमेंट होने वाला है।